हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अप्रत्यक्ष मराठा काल के बारे में। इसमें अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो रघुजी भोसला के अंतर्गत रहता है, जिसमें रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, अमर सिंह, शिवराज सिंह, ये जो सभी शासक हैं, ये कलचुरी शासक हैं, रतनपुर शाखा या फिर रायपुर शाखा के। इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास का जो ये खाका है, हम लोग जो स्टार्टिंग से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास वाले सीरीज में देखते आ रहे हैं, वही खाका है। तो इसमें हम लोग आधुनिक इतिहास को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है मराठा शासन और दूसरा होता है आपका ब्रिटिश शासन। इन दोनों के अंतर्गत ही आपका आधुनिक इतिहास सिमट कर रह जाता है। अब थोड़ा सा आधुनिक इतिहास को और डिस्क्राइब करें तो मराठा शासन जो रहता है ये 1741 से, अर्थात जब मराठा सेनापति भास्कर पंत कुल्हाटकर का रतनपुर पर आक्रमण होता है, तब से लेकर 1854 तक रहता है आपका कौन सा मराठा शासन। इसके पश्चात हो जाता है आपका ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन 1854 से लेकर 1947 तक पढ़ा जाता है। अब जो मराठा शासन है, इसको हम लोग 5 अलग अलग भागों से पढ़ते हैं, 5 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला रहता है अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इनडायरेक्ट आपका मराठा रूल। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष भोसला शासन, तीसरा है सूबा शासन, चौथा है ब्रिटिश अधीन भोसला शासन और पांचवा है पुनः भोसला शासन। इसका समय आपको मैं बता दूं, ये समय एग्जैक्ट आपको याद रहना चाहिए। 1741 से लेकर 1758 तक कौन सा है? अप्रत्यक्ष भोसला शासन। याद रखिएगा 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु होती है। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद बिंबाजी भोसले आते हैं, तो वहां से 1758 में बिंबाजी भोसले आएंगे, तो वहां लग जाता है प्रत्यक्ष भोसला शासन। ठीक है। और 1787 में बिंबाजी भोसले जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो परवर्ती शासक रहते हैं वो यहाँ सूबा शासन चलाते हैं। तो 1787 से लेकर 1818 तक छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चलता है सूबा शासन। इसके पश्चात 1818 में सीताबर्डी का युद्ध होता है, जिसमें अप्पा साहब जो रहते हैं वो हार जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश अधीन भोसला शासन आता है, क्योंकि रघुजी तृतीय जो रहते हैं वो अल्पवयस्क रहते हैं, अल्पायु रहते हैं। तो 1818 से 1830 तक ब्रिटिश अधीन भोसला शासन रहेगा। इसके बाद जब रघुजी तृतीय जो है ये फिर से वयस्क हो जाएंगे, तो उनको पुनः सत्ता सौंप दी जाती है, तो वो कहलाता है पुनः भोसला शासन, जो कि 1830 से लेकर 1854, अर्थात 1854 को रघुजी तृतीय की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तब तक ये चलेगा। अब जो मैं आपको बताया उसको थोड़ा सा स्लाइड में ही मैं आपको समझा देता हूं। अप्रत्यक्ष भोसला शासन में शासक कौन रहेंगे नागपुर में? तो याद रखिएगा रघुजी भोसला प्रथम। रघुजी प्रथम जो रहेंगे ये नागपुर के शासक रहेंगे। और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मराठों के अधीन जो सामंत राजा रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? रतनपुर शाखा में अगर मैं बात करूं तो रहेंगे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, और रायपुर शाखा की अगर बात करूं तो अमर सिंह और शिवराज सिंह। ठीक है। शिवराज सिंह नाम मात्र के हैं, इनको कुछ ग्राम दे दिया जाता है। बेसिकली अमर सिंह जो है ये सामंत राजा रहते हैं। क्लियर है। मोहन सिंह की जब मृत्यु होती है तो रघुजी प्रथम के सबसे छोटे पुत्र जो रहते हैं बिंबाजी, उनको छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मिला रहता है। तो 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसला शासन आएंगे। भोसला शासक यहाँ आकर शासन करेंगे, और वो कौन रहेंगे? बिंबाजी भोसला। याद रखिएगा नागपुर में आपके जानोजी और मुधोजी का शासन रहेगा। अलग अलग समय में अलग अलग रहेगा। जानोजी पहले आएंगे, बाद में मुधोजी आएंगे, और बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ संभालेंगे। जब बिंबाजी छत्तीसगढ़ में है तब नागपुर में कौन है? मुधोजी हैं। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा शासन करेंगे, यहाँ शासन संभालेंगे, और ये नागपुर को कोई भी पैसा नहीं भेजते, इसलिए इनको राजा ही माना जाता है। इसके पश्चात 1787 में जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सूबा शासन लगता है। सूबा शासन में देखिए बिंबाजी के बाद एक आपको मिल जाएंगे चिमड़ा जी, और चिमड़ा जी के बाद आते हैं कौन? वेंको जी। तो वेंको जी भोसले क्या करेंगे? सूबा शासन। ये वेंको जी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कुल 3 ही बार आए थे। ये छत्तीसगढ़ आते नहीं है, ये नागपुर में रहते हैं, और वहां से छत्तीसगढ़ सूबा को चलाने के लिए यहाँ सूबेदार नियुक्त करते हैं। अर्थात ये जो सूबा शासन है यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको क्या देखने को मिलेगा? सूबेदार। ठीक है। जो 9 अलग अलग सूबेदार हम लोग नाम सुनते हैं, वो सभी 9 सूबेदार इस सूबा शासन के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे। इसके पश्चात आता है ब्रिटिश अधीन भोसला शासन। इसमें याद रखिएगा नागपुर में बैठेंगे कौन? रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट, जैसे जेनकिन, मेंसल, अलग अलग आपको इतिहास में नाम देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वो भी जानेंगे कौन कौन रेजिडेंट थे। तो ब्रिटिश अधीन भोसला शासन में नागपुर में बैठेंगे ब्रिटिश रेजिडेंट, और वो ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए ब्रिटिश अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट का नियुक्ति करेंगे। ठीक है। ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट या फिर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति होगी, जो एडमंड, एगेन्यू, इस टाइप का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो वो सब इस कार्यकाल में आएंगे 1818 से लेकर 1830 तक। इसके पश्चात याद रखिएगा पुनः भोसला शासन कब होता है? जब रघुजी तृतीय जो है वो वयस्क हो जाते हैं, उनको फिर से सत्ता जेनकिंस जो रहेंगे, रेजिडेंट जो रहेंगे,
वो सत्ता सौंप देंगे। तो रघुजी तृतीय कहाँ के शासक बन जाएंगे? नागपुर में शासक रहेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ में संभालने के लिए अब इस बार वो सूबेदार की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस बार वो छत्तीसगढ़ को एक जिला समझेंगे और जिलेदार की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग मराठा शासन को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अप्रत्यक्ष भोसला शासन, जो 1741 से लेकर 1758 तक चलता है। याद रखिएगा, नागपुर में शासक कौन रहेंगे? रघुजी भोसला प्रथम रहेंगे। और आपके रतनपुर के कलचुरी के शासक रहेंगे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, और रायपुर के कलचुरी शासक रहेंगे अमर सिंह और शिवराज सिंह। इतने ही नाम जानने हैं आपको अप्रत्यक्ष भोसला शासन में। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा इसका मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं। प्रीवियस क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा है जिन्होंने, तो पहले इससे पहला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा था। देखिए, नागपुर के जो भोसला शासक हैं रघुजी प्रथम, उनके एक सेनापति रहते हैं 1741 में भास्कर पंत कोल्हाटकर, जो रघुजी प्रथम के क्या है? सेनापति हैं। उनको आक्रमण के लिए भेजा जाता है। बेसिकली ये आक्रमण कलचुरियों के लिए नहीं रहता, ये आक्रमण रहता है वो कहाँ जा रहता है, किस चीज के लिए निकले रहते हैं? तो बंगाल उड़ीसा विजय अभियान में निकले रहते हैं। कौन? भास्कर पंत कोल्हाटकर। तो छत्तीसगढ़ उनको क्या है? रास्ते मिल जाता है, तो रास्ते का माल सस्ते में टाइप निपटा देते हैं। ठीक है? कुल मिलाकर यहाँ कोई भी उनको प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ के कोई शासक, चाहे आप रतनपुर के कलचुरी ले लो या रायपुर के कलचुरी ले लो, उनसे कोई युद्ध नहीं करते। पहला चीज, 1741 में जब भास्कर पंत आक्रमण करते हैं तो ये पहला आक्रमण करते हैं रतनपुर के ऊपर। रायपुर के ऊपर आक्रमण नहीं करते 1741 में, मैं बता दूं। आक्रमण करेंगे रतनपुर शाखा में, और रतनपुर शाखा के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। ठीक है? ये अंतिम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। आपको इतिहास में पूछा जाता है अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन है? रतनपुर शाखा के तो रघुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है? इसके अलावा इन्हीं रघुनाथ सिंह को पद से अपदस्थ करने के लिए, जो सामंत राजा का पद था उससे अपदस्थ करने के लिए बाद में फिर से 1745 में इनके ऊपर आक्रमण होता है, और ये आक्रमण करते हैं रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम आप जाएंगे और आक्रमण करेंगे और रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर देंगे राजा के पद से, और उसके बाद राजा बनाएंगे किसको? मोहन सिंह को। तो मोहन सिंह क्या है? मराठा अधीन अंतिम शासक। मराठा अधीन प्रथम शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। और मराठा अधीन अंतिम शासक कौन है? मोहन सिंह। क्लियर है? लेकिन अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक अगर पूछा जाए तो रघुनाथ सिंह है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही ये आपका जो घटना चल रहा है, भास्कर पंत कोल्हाटकर निकल जाएंगे कहां? बंगाल उड़ीसा विजय अभियान में। 1744 में, याद रखिएगा, 1744 में भास्कर पंत कोल्हाटकर की हत्या कर दी जाती है। बंगाल में ये युद्ध लड़ने जा रहते हैं और वहां इनकी हत्या कर दी जाती है। 1744 में भास्कर पंत कोल्हाटकर की हत्या हो जाती है, और ये चीज पता चलता है किसको? रघुजी प्रथम को। रघुजी प्रथम फिर से बंगाल विजय के लिए निकलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि रघुनाथ सिंह जो है, ये उनके एक विश्वास पात्र व्यक्ति जिनको छोड़कर गए थे भास्कर पंत कोल्हाटकर, कल्याणगिरी गुसाइया कुलीनगिर, उनको ये बंधक बना लेते हैं, उनको बेदखल कर दिए रहते हैं, उनका काम नहीं सुनते हैं। तो इसलिए ये रघुजी प्रथम आते हैं और 1745 में इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। साथ ही 1745 में रायपुर शाखा के ऊपर भी आक्रमण करेंगे, और उस समय शासक रहते हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह कौन है? तो ये अंतिम स्वतंत्र शासक थे। किसके? रायपुर की लहुरी शाखा के, या फिर मराठा अधीन अंतिम शासक भी आप इसको बोल सकते हैं, लहुरी शाखा के। क्लियर है? क्योंकि इनके जो पुत्र होते हैं शिवराज सिंह, वो शासक नहीं रहते, वो नाम मात्र के शासक हैं। उनके हाथ में कोई राजपाट नहीं रहता, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं शिवराज सिंह को रायपुर शाखा का अंतिम शासक का ज्ञात पुत्र। इतिहास में इनका नाम मिलता है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो रतनपुर पे आक्रमण कब हुआ? 1741 में, जबकि रायपुर में आक्रमण कब हुआ? 1745 में। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब रतनपुर के कलचुरियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला नाम मिलता है रघुनाथ सिंह जी का। सबसे पहला जी रघुनाथ सिंह के बारे में क्या जानना है? तो शासनकाल 1732 से लेकर 1745 ईस्वी तक था। ये रणजीत साय के सबसे छोटे पुत्र तथा सिरदार सिंह के छोटे भाई थे। सिरदार सिंह की कोई संतान नहीं थी। सिरदार सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात रतनपुर का शासन मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिया था, किंतु मोहन सिंह है वो पुनः क्या थे? अनुपस्थित थे या उपस्थित नहीं थे। इसलिए मजबूरी में ये क्या करते हैं? अपने छोटे भाई जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी, रघुनाथ सिंह, उनको ये सिरदार सिंह सत्ता सौंप देते हैं। कितने वर्ष की आयु में थे रघुनाथ सिंह जब शासक बने? तो उनकी आयु ऑलरेडी हो चुकी थी 60 वर्ष। रघुनाथ सिंह के शासक बनने के कुछ समय पश्चात ही उनके एकमात्र पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई, जिससे रघुनाथ सिंह अत्यंत दुखी थे, बहुत ज्यादा। एकमात्र इकलौता बेटा खत्म हो गया, ठीक है, और वो भी बूढ़े व्यक्ति का, तो उन पर एक दुख का पहाड़ ही फूट गया। पुत्र वियोग में जो रघुनाथ सिंह है वो राजकाज में या राजकीय कार्यों में ध्यान देना ये क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और
इसी बीच 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा विजय अभियान पर निकलते हैं, बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं। उड़ीसा बंगाल भी है ना, याद रखिएगा, उड़ीसा बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं। भास्कर पंत को मोहन सिंह के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन है, जो पुत्र वियोग के कारण राजकाज में रुचि नहीं ले रहे हैं। और ये चुगली कौन करते हैं? मोहन सिंह, जो ऑलरेडी सिरदार सिंह से गुस्सा होकर नागपुर चले गए थे। क्लियर है? इसके पश्चात मराठा सेनापति भास्कर पंत द्वारा रतनपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है, क्योंकि मोहन सिंह ऑलरेडी उनको टिप दे चुके हैं। मराठा सेना के द्वारा तोप से हमला करने के कारण महल का एक हिस्सा नष्ट हो गया। तभी रघुनाथ सिंह की रानियों ने सफेद ध्वज फहराकर आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। अब यहाँ पे आत्मसमर्पण हो गया। इस तरह बिना किसी युद्ध किए रघुनाथ सिंह ने मराठों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। और अभी तक हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी का जो ग्लोरी, रतनपुर के कलचुरी शासक, वो ग्लोरी अब धूमिल होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहली बार होगा कि यहाँ के जो शासक हैं, कलचुरी शासक, वो किसी के अधीन शासन करेंगे। अर्थात रघुनाथ सिंह कौन है? तो रघुनाथ सिंह जी जो है वो कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक हैं। और इसके बाद जब ये युद्ध में हार जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो 1741 में पराजित होने के बाद भी रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक बने। अर्थात अब किनके अधीन है? तो मराठों के अधीन शासन करेंगे कलचुरी। राजा भले ही यही रहेंगे, शासक यही रहेंगे, लेकिन मराठों के अधीन से तात्पर्य क्या है? मराठों को ये क्या देंगे? टकोली देंगे। हर वर्ष क्या देंगे? टैक्स देंगे। वही तो अधीनता है। राजा को, अगर राजा खुद राजा है, किसी को टैक्स नहीं देता तो वो राजा है, और राजा किसी और को टैक्स दे रहा है तो सबसे राजा से भी बड़ा कोई और राजा है। वो राजा कौन हो चुके हैं अब? मराठे। रघुनाथ सिंह की जी की कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतिम यही क्या है? जीवित शासक हैं। इसके बाद जो आपको मोहन सिंह मिलेंगे शासक, वो याद रखिएगा वो लहुरी शाखा के हैं, ना कि रतनपुर शाखा के। तो रघुनाथ सिंह जी जो हैं कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतिम जीवित शासक भी थे। तो इनके बारे में 3 फैक्ट आपको क्या क्या जानना है? कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक, रतनपुर शाखा के अंतिम जीवित शासक, और मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक। ये तीनों कौन है? तो रघुनाथ सिंह जी हैं। रघुनाथ सिंह से भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना लूटकर उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, और यह जुर्माना जो है वहां की रतनपुर की जनता से लिया जाएगा। ठीक है, जब भास्कर पंत ने मराठों के प्रतिनिधि के रूप में कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार बनाया, ये वर्ड याद रखिएगा, कल्याणगिरी गोसाई को क्या बनाया था? मुख्तियार बनाया। इसके बाद क्या हुआ? जो कल्याणगिरी गोसाई रहते हैं और रघुनाथ सिंह रहते हैं, इन दोनों के मध्य मतभेद होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कल्याणगिरी गोसाई चाहते थे कि मराठों के हिसाब से हो, और रघुनाथ सिंह जो थे ऑलरेडी वयस्क हो चुके थे, 70+ इनका एज चल रहा था, और ये दूसरे के अधीन काम करना इनका आदत नहीं था, क्योंकि कलचुरी कभी दूसरों के अधीन में कार्य किए ही नहीं थे। इसलिए दोनों के बीच मतभेद हुआ। तब रघुनाथ सिंह जी ने कल्याणगिरी गोसाई को रतनपुर से निकाल दिया। कई स्रोतों में आपको मिलेगा कि इनको जेल में डाल दिया। 2 अलग अलग कहानी मिलती है। ठीक है, निकाल दिया, ये मान के हम लोग चलते हैं। अब इनको जब निकाला जाता है तो फिर से विरोध करने आएंगे कौन? मोहन सिंह। इसका विरोध मोहन सिंह ने किया और गुस्से से नागपुर जाकर रघु जी की सेवकाई ग्रहण कर ली। रघु जी के पास गए, मतलब सीधा बात है, उनको भड़काने के लिए गए थे कि आपका जो मुख्तियार आपने यहाँ छोड़ा था रतनपुर में, उसको वो लोग क्या कर दिए हैं? निकाल दिए हैं या जेल में डाल दिए हैं। इसको देखते हुए रघु जी क्या करते हैं? सन 1745 में इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अगेन भोसला शासक रघुजी प्रथम ने 1745 ईस्वी में रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया तथा रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर मोहन सिंह को प्रशासक नियुक्त किया। इस तरह इनके शासन काल में ही प्रतापी हैहवंशी राज्य का इतिश्री हो गया, और यह इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक या फिर अंतिम जीवित शासक। ठीक है, चूंकि मोहन सिंह भी कलचुरी वंश के ही थे, रतनपुर शाखा के ही शासक बने, लेकिन वो उनका ओरिजिन जो हुआ था वो याद रखिएगा रायपुर की लहुरी शाखा था। वहां से वो वहां के युवराज थे, वहां से उनको लाया गया था, इसलिए उनको आंसर नहीं लिया जाता। अब आते हैं रघुनाथ सिंह के बाद जो परवर्ती शासक बनते हैं, कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह के बारे में क्या जानना है? तो मोहन सिंह का जो शासन काल रहता है वो 1745 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक रहता है, जब मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
और मोहन सिंह की मृत्यु के बाद ही रतनपुर के कलचुरी वंश का समाप्ति है। मोहन सिंह जो थे वो रायपुर लहुरी शाखा के राजकुमार थे। राज सिंह जी ने अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात रायपुर लहुरी शाखा के राजकुमार मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राज सिंह जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब उनके उत्तराधिकारी मोहन सिंह जो कि शिकार पर गए थे राजपुर में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण मजबूरी में राज सिंह को अपने चाचा सिरदार सिंह को सत्ता सौंपना पड़ा। शिकार से लौटने के पश्चात मोहन सिंह ने सत्ता के लालच में दंगा फसाद करवाने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई। कौन शासक थे उस समय? सिरदार सिंह थे। दंगा फसाद कौन करवाएंगे? तो मोहन सिंह। उनको सफलता नहीं मिल पाती, जिसके कारण सिरदार सिंह एवं मोहन सिंह के बीच में सत्ता को लेकर द्वेष उत्पन्न हो गया कि मैं राजा बनिया, मैं राजा बनिया। ठीक है, राजा कौन बनेंगे? सिरदार सिंह। और मोहन सिंह को क्या हो गया? अब गुस्से गुस्से में ये कहाँ चले जाएंगे? नागपुर। जो सिरदार सिंह है वो राजा बने हैं तो वो भी अब इनको झुनझुना देंगे, प्रॉमिस वाला, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, सिरदार सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात रतनपुर का शासक मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिए थे। ठीक, लेकिन जब सिरदार सिंह अंतिम सांसें ले रहे थे तब मोहन सिंह पुनः अनुपस्थित थे, अर्थात उपस्थित नहीं थे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सिरदार सिंह अपने छोटे भाई को राजा बना देंगे। ठीक है भाई, तुम नहीं तो कोई और सही। ठीक, जिसके कारण सिरदार सिंह ने सत्ता अपने छोटे भाई रघुनाथ सिंह को सौंप दिया, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। और ये स्टोरी मैं बहुतों बार बता चुका हूँ। मोहन सिंह को पुनः सत्ता न मिलने के कारण वह क्रोधित होकर रतनपुर छोड़ देता है और नागपुर जाकर मराठा शासक रघुजी प्रथम की सेवकाई ग्रहण कर लेता है। इनका सेवकाई ग्रहण करेगा? रघुजी प्रथम का। जब भास्कर पंत बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं तब मोहन सिंह के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन है। कलचुरी की समाप्ति का जो षड्यंत्र है, जितने कलचुरी शासक हैं, कलचुरियों का जो ग्लोरी है, उसको समाप्त करने का जो षड्यंत्र है वो मोहन सिंह के द्वारा ही रचा गया था। और इनके द्वारा ही मराठों को रतनपुर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। मतलब घर का भेदी लंका ढाए, यही भेद बताए रघुनाथ सिंह का कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई है और उसके बाद वो राजकाज में रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मोहन सिंह ही कलचुरियों को डुबाने का काम किए। इसके बाद भोसला शासक रघुजी प्रथम ने 1745 ईस्वी में रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया। पुनः आक्रमण क्यों किया? तो आपको पता होगा, जो कहानी बताया था, कुलीनगीर थे, उनको भगा दिए थे कौन? आपके रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह को ये क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं और मोहन सिंह को प्रशासक बना देंगे। तो अब राजा कौन बनेगा? शासक कौन बनेगा? मोहन सिंह, जिसकी लालसा कब से थी? राज सिंह के उत्तराधिकारी। राज सिंह के बाद शासक नहीं बने, फिर सिरदार सिंह के उत्तराधिकारी, वहां भी नहीं बने, फिर रघुनाथ सिंह, अब उसके बाद ये शासक बनते हैं, वो भी अपदस्थ करने के बाद रघुनाथ सिंह को। मोहन सिंह जो थे ये मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। 14 फरवरी 1755 को रघुजी प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा कब हुआ है? 14 फरवरी। और जो रघु जी थे इनके कुल 4 पुत्र थे। आगे की स्लाइड में मैं वो बताऊंगा। तो 4 पुत्रों में ये क्या करते हैं? अपना जो क्षेत्र है, अकेले जब शासक थे तो ये क्या करते थे? सब क्षेत्र में शासन तो नहीं कर सकते थे, इसलिए सामंत राजा रखते थे। नागपुर में ये बैठते थे और जिस क्षेत्र पर इनका कब्जा होता था वहां के ही राजा को ये बना देते थे राजा। ठीक है, सामंत राजा। और वहां से वो क्या वसूल करते थे? टैक्स या टकूली। जब 14 फरवरी 1755 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ये किनको देके गए थे? बिंबाजी भोसले, इनके जो सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, तो मृत्यु के पूर्व रघुजी प्रथम ने अपने पुत्र बिंबाजी भोसले को रतनपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। और चूंकि रतनपुर क्षेत्र किसके अंतर्गत था? बिंबाजी भोसले के अंतर्गत। तो जब इनकी मृत्यु होती है 1757 में ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं रतनपुर पर जाके वहां राज करूं। आपको याद होगा तो राज सिंह जी ने इनको उत्तराधिकारी बनाया था, फिर सिरदार सिंह, फिर आपके रघुनाथ सिंह। 3 अलग अलग राजा गुजर चुके थे लेकिन ये राजा नहीं बन पा रहे थे। अब जाके राजा बने हैं 45 में, अभी 10 ही साल हुए थे, 10 से 12 साल। तो इनको ऐसा था कि ये लोगों को, इनका जो भीड़ था उसको जुटाना चालू किए थे। मतलब अगर बिंबाजी आते हैं तो मैं उनसे युद्ध करूंगा और मैं ये अपना राजपाट जो है वो उनको लेने नहीं दूंगा, क्योंकि वो राजा बनने के लिए आ रहे थे बिंबाजी भोसले। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इतिहास में ऐसी घटना हुई कि कोई युद्ध नहीं हुआ। और वो घटना क्या थी? बिंबाजी भोसले जब रतनपुर आने वाले थे उससे पूर्व ही 23 जनवरी सन 1757 ईस्वी को इनकी मृत्यु रतनपुर में हो गई। मतलब लड़ने के लिए क्या थे? ये रेडी थे, बट लड़ने से पहले ही क्या हो गए? इनका देहावसान हो गया। ये डेट पूछा गया है 23 जनवरी 1757, पहले भी मैं बता चुका हूं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपके रघुजी प्रथम का मृत्यु डेट भी याद रखिएगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को हुआ था 1755 ईस्वी में, और इनका हुआ है 23 जनवरी 1757 ईस्वी में। इस प्रकार से आपकी जो रतनपुर की कलचुरी शाखा है ये भी इनके साथ ही समाप्त हो जाती है। क्लियर है? पहले बात करते हैं अमर सिंह देव का, जिनका शासनकाल 1741 से लेकर 1753 ईस्वी के मध्य था। पहला चीज अमर सिंह देव के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे कवि थे। कलचुरी आपके जो लहुरी शाखा है उसमें एक अच्छे कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अमर सिंह देव को बहुत अच्छे कवि थे, इनको कविताओं का ज्ञान था, ठीक है, कवियों का ये सम्मान करते थे। तो रायपुर लहुरी शाखा की अंतिम शासक थे और साथ ही कवि भी थे। ठीक है, कभी आपको पूछे कि लहुरी शाखा के ऐसे कौन से शासक हैं जो कवि थे, तो कौन है? अमर सिंह देव। इनके शासन काल में एक इनके कवि थे राज्याश्रित कवि, और वो कवि बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है पिंगलाचार्य कवि या फिर माखन प्रसाद मिश्र। ये माखन प्रसाद मिश्र वही हैं जो रतनपुर के गोपाल मिश्र थे, उनके पुत्र। ठीक है, तो ये कौन है? गोपाल मिश्र के पुत्र हैं कौन? माखन प्रसाद मिश्र। आपने नाम सुना होगा गोपाल मिश्र का, पहले भी मैं नाम बताया हूं। तो इनका नाम पिंगलाचार्य कवि या फिर माखन प्रसाद मिश्र था। अमर सिंह देव का एक ताम्रपत्र संवत 1792 अर्थात 1735 ईस्वी में आरंग रायपुर से प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा नंदू ठाकुर और घासी राय को कुछ रियासतें प्रदान करने का उल्लेख प्राप्त होता है। किस ताम्रपत्र से? आरंग ताम्रपत्र से। किनको किनको? नंदू ठाकुर और घासी राय को। क्लियर है? कुछ रियासतें क्या करते हैं, वो दान में दे देते हैं, प्रदान करते हैं, उसका उल्लेख है। अब थोड़ा-सा टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया और उन्हें बिना युद्ध किए पराजित कर दिया। लेकिन याद रखिएगा 1741 में भास्कर पंत जो है वो रायपुर में आक्रमण नहीं करेंगे, और ना ही रायपुर के जो अमर सिंह देव हैं, ये रतनपुर की मदद करने के लिए जाते हैं। इसलिए भास्कर पंत इनके ऊपर आक्रमण नहीं करता, वो चुपचाप बंगाल अभियान में, विजय अभियान में हो या उड़ीसा विजय अभियान में चला जाता है। ठीक है? उसके बाद 1750 में मराठों द्वारा इनकी गद्दी छीन लिया गया तथा इन्हें 3 अलग-अलग परगना जो है रायपुर, पाटन और राजिम का परगना जागीर के रूप में दे दिया गया, और 7,000 रुपए वार्षिक टकोली के रूप में इनसे लेने का प्रावधान किया गया। ठीक है? मतलब हर साल 7,000 रुपए ये किनको देंगे? मराठों को देंगे, और रायपुर, पाटन और राजिम से ये क्या? टैक्स वसूल सकते हैं। ठीक है? जागीर के रूप में उनको दे दिया गया, तो वहां से ये किसानों से टैक्स लेंगे और हर साल 7,000 किनको टकोली देंगे? मराठों को। ये घटना है 1750 की। इसके बाद 1753 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु के समय इनके जो पुत्र हैं शिवराज सिंह देव, उनको ये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। 1753 में इनकी जब मृत्यु होगी तो ये उत्तराधिकारी किसको बना देंगे? अपने पुत्र शिवराज सिंह देव को बना देंगे। क्लियर है? तो हमारे अगले जो शासक बनने वाले उत्तराधिकारी शासक कौन है? शिवराज सिंह देव, जिनका शासनकाल 1753 में, तो रायपुर की लहुरी शाखा के मराठों के अधीन ये इन्होंने शासन किया। जब अमर सिंह की मृत्यु 1753 में हुई तब शिवराज सिंह देव जो है वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। जब शिवराज सिंह देव जब तीर्थ यात्रा में थे तो उनके लौटने से पूर्व ही मराठों द्वारा रायपुर, पाटन और राजिम का परगना को इन्होंने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। जो परगना 1750 में उनको जागीर के रूप में दिया गया था, उसको भी मराठे क्या कर लेते हैं? तीनों परगना को जब्त कर लेते हैं। इसके बाद शिवराज सिंह देव के अनुरोध करने पर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था अर्थात रतनपुर के 18 गढ़ और रायपुर के 18 गढ़, इनके जो शासक थे कौन? बिंबाजी भोसले, क्योंकि 1753 तक हमारे बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आ चुके थे शासन संभालने के लिए। उन्होंने शिवराज सिंह के अनुरोध करने पर शिवराज सिंह के जीवन यापन के लिए बड़गांव, जो महासमुंद वाले क्षेत्र में है, सहित 5 कर मुक्त ग्राम उनको दान में दे दिया। साथ ही रायपुर, पाटन और राजिम के परगने के समस्त गांव से प्रति गांव 1 रुपए लेने का अधिकार भी क्या कर दिया? उनको प्रदान कर दिया कि हर गांव से तुम 1-1 रुपए ले लेना। याद रखना, हर परगने में उस समय जो थे गांव की संख्या समान नहीं हुआ करती थी। गढ़ में याद रखिएगा, गढ़ में 84 गांव होते थे, ये फिक्स था। एक गढ़ में कलचुरी काल में 84 गांव थे। लेकिन जब मराठे आएंगे तो वो गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, वो लोग परगना पे व्यवस्था ले आएंगे और उसमें गांव की संख्या बदल सकती थी। क्लियर है? और 1822 में जो बड़गांव जो दिया गया था, महासमुंद वाला क्षेत्र याद है, बड़गांव सहित 5 करमुक्त ग्राम, उनको भी क्या कर लेते हैं? जब्त करके इस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। अब कुल मिलाकर कोई भी टैक्स तुम नहीं वसूल करोगे, जो देखेंगे हम मराठे ही देखेंगे।
तो इस प्रकार से कलचुरी वंश का लहुरी शाखा का ग्लोरी था वो भी शिवराज सिंह देव के साथ समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा अंतिम शासक कभी भी आपको शिवराज सिंह देव को लेकर नहीं चलना है। अमर सिंह कौन है? हमारे अंतिम शासक हैं। अब रघु जी के मराठा शासन को हम लोग समझते हैं। जो मराठा शासन है, ये मराठा शासन किस प्रकार से था, कैसे इन्होंने इसका विकास किया, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग जान रहे हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो ये मराठा एम्पायर पहले कुछ इस तरह से फैला हुआ था, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ नागपुर मान लेते हैं, ये नागपुर है, तो इस नागपुर में अभी मराठे नहीं आए हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मराठे फैलेंगे धीरे से। तो इसको अगर हम लोग देखें, पहले जो ये मैप आप देखेंगे ये 1700 के आसपास का है। 1700 में आप मान के चलिए ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ थे हमारे कौन? रघु जी प्रथम। ठीक है, 1700 के आसपास। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए जाता हूँ, आपको विजिबल हो गया होगा मैप, जिसमें हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, और इस छत्तीसगढ़ के बाहर का जो क्षेत्र है, मराठे जो थे वो बहुत दूर में थे। ठीक है, इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूं। ये एरिया आप देखेंगे, ये जो एरिया है ये रतनपुर के कलचुरी हैं। ये एरिया देखेंगे तो ये क्या है? रायपुर के कलचुरी है, मान के चलिए। ठीक है, और इधर क्या है? काकतीय है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और छोटे छोटे जो रियासतें हैं वो रहेंगी। तो इतना हम लोग मानते हैं कि 1700 के आसपास ऐसी था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जो हमारा नागपुर वाला क्षेत्र है, 1739 में नागपुर में क्या होता है? जो बख्त बुलंद शाह के पुत्र चांद सुल्तान है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे सत्ता को लेकर संघर्ष हो जाता है। चांद सुल्तान की मृत्यु के बाद उनके एक नाजायज भाई रहते हैं, वो कब्जा कर लिए रहते हैं, और वो स्टोरी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो 1739 में यहाँ पे एंट्री होता है, यहाँ से जाते हैं यहाँ कौन? रघु जी प्रथम, और उनका मदद करते हैं। हेल्प करने के एवज में उनको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है, जितना रघु जी को आशा नहीं था, और इसके कारण उनको इस क्षेत्र के लिए लालच, उनके मन में लालच आ गया। ठीक है, अब इसके बाद घटना आती है 1740 की। 1740 में क्या करते हैं? इसको टेक ओवर कर लेते हैं रघु जी। रघु जी प्रथम अब नागपुर के क्या बन चुके हैं? शासक बन चुके हैं। नागपुर के मराठा वंश की नींव रख चुके हैं 1740 में। और जैसे ही ये राजा बनते हैं, इनको पता चलता है कि इनका जो राजकोष है वो बहुत कम है, बहुत खाली है। तो ये डिसाइड करते हैं कि आसपास के एरिया को हम लोग क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। और आपको पता होगा मराठों में दो चीजें प्रचलित थी, एक था सरदेश मुखी, एक क्या था? सरदेश मुखी, और दूसरा क्या था? चौथ। आप दोनों चीज सुनते हैं। चौथ जो रहता है ये 1/4 रहता है, राज्य की आय का 1/4 हिस्सा, एक चौथाई, इसको चौथ बोला जाता था। मतलब पड़ोसी राज्यों से बेसिकली ये क्या लेते थे? चौथ लेते थे। किसके लिए? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्शन मनी। ठीक है, सुरक्षा के लिए, ताकि कोई दूसरा उनके ऊपर आक्रमण ना करे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। उसके लिए क्या लेते थे? ये चौथ लेते थे। चौथ वसूलने के लिए क्या, कहाँ जाएंगे? आसपास के इलाकों में। और धीरे धीरे जो विरोध करते थे चौथ देने से, उस क्षेत्र को क्या कर लेते थे? ये जीतते जाते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे है आपके कौन? रतनपुर के कलचुरी। ये रतनपुर है, मान के चलिए रतनपुर के कलचुरियों का क्षेत्र है, और ये रायपुर के कलचुरियों का है। ठीक है, और इधर काकतीय हैं, ये आप मान के चलिए रतनपुर, रायपुर, और ये काकतीय, और छोटे छोटे राजवंश इधर बीच में है। ये है हमारा कहाँ? कटक। ये कटक है। बेसिकली ये कटक के लिए निकले हुए हैं कौन? मराठे सेना। ठीक है, 1740 में टारगेट बनाते हैं कि हमको कटक को विजय करना है। साथ ही कहां जाना है? बंगाल। क्लियर है। अब सबसे पहले 1741 का डेट आता है, आप नीचे सन में ध्यान देंगे, और 1741 में जो डेट आता है इसमें मराठे जो है ये रतनपुर पर हमला कर देते हैं, रतनपुर जीत जाते हैं। 1741 का डेट में हमारा रतनपुर किनके कब्जे है? मराठों के अधीन है। अभी रायपुर बचा हुआ है, रतनपुर सिर्फ मराठों के अधीन हुआ है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे और जाएंगे कटक विजय के लिए। 1743 तक कटक विजय कर लिए रहते हैं। ठीक है, 1743 में आपका कटक भी अंदर आ जा रहता है। मराठा की जो सेना है, मराठों का जो क्षेत्र है, इस तरह से फैल जा रहता है। धीरे से ये जब 1743 में 44 में आपके किनकी मृत्यु होती है? तो भास्कर पंत की मृत्यु हो जाती है 1744 में। तो 1745 से नागपुर से फिर जाते हैं कौन? रघु जी प्रथम। और जब वो नागपुर से जाएंगे तो रघु जी रघुनाथ सिंह को भी परास्त करेंगे, साथ ही अमर सिंह को भी परास्त करेंगे। कब? 1745 में। तो अब हमारा जो रायपुर वाला शाखा है वो भी चला गया किनके अधीन? मराठों के अधीन। क्लियर है। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो 1778 में क्या हुआ था, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कोटपाड़ की संधि हुई थी। तो 1778 में आपका जो कांकेर वाला क्षेत्र है ये भी किनके अधीन आ चुका है? मराठों के अधीन।
तो अब 1780 के आसपास कुछ इस प्रकार का हमारा क्या था, मराठों का क्षेत्र हो चुका था। ठीक है, और 1787 आते आते पूरा ये विस्तृत आपको एक मराठा क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इसी मराठे क्षेत्र में याद रखिएगा ये इधर और फैला है, इधर और विस्तार हुआ है, वो मैं आपको नहीं बताऊं, मैं इधर इसका पूर्वी विस्तार ही बताया हूं। क्लियर है? तो यहां जो विस्तार हो रहा है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। कुल नागपुर राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला याद रखिएगा, मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, ऐसी बांट रहा हूं मैं, ये है हमारा नागपुर। क्लियर है? ये नागपुर है। इसके ऊपर में आप यहां देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र मान के चलते हैं हमारा क्या है, बरार। इधर का क्षेत्र देखेंगे तो यहां है चांदा, और यहां देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, छत्तीसगढ़। आई थिंक विजिबल होगा ये। ठीक है, बरार, नागपुर, चांदा और छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये जितना भी क्षेत्र था ये रघु जी ने विजित किया था, रघु जी ने जीता था। तो अब थोड़ा सा रघु जी के ऊपर आ जाते हैं। रघु जी की 2 पत्नियां थी, रघु जी प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, और प्रति पत्नी से इनके 2 संतानें थी। अब कौन कौन से हैं मैं कलर कोड से बता दे रहा हूं। सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था जानो जी या जानको जी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी रानी थे उनके बड़े पुत्र थे, उनका नाम था मुधो जी। दोनों अलग अलग माओ के भाई थे। सबसे बड़े भाई ये हैं, दूसरे नंबर के भाई ये हैं, लेकिन दोनों की माताएं अलग अलग हैं। अब जानको जी के जो भाई थे उनका नाम था साबा जी। मैं कलर एक साथ दे दिया हूं ताकि आपको पता चले कि दोनों भाई थे। और मुधो जी के भाई का नाम था बिंबा जी। ठीक है, तो सबको अलग अलग। ये रघु जी प्रथम चूंकि जानते थे कि भाइयों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है, तो ये पहले से क्लियर था कि कौन सा क्षेत्र कौन संभालेगा। नागपुर राज्य जो है ये अपने बड़े बेटे जानको जी को देते हैं, चांदा राज्य जो है ये मुधो जी को देते हैं, बरार जो है ये साबा जी को, और छत्तीसगढ़ का राज्य जो है ये बिंबा जी को संभालने के लिए देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब रघु जी भोसला जीवित थे तो अपने जीते जी अपने बेटों को उन क्षेत्र का क्या बना दिए थे, गवर्नर बना दिए थे। ठीक है, कर्ता धर्ता बना दिए थे। अब इसमें मेन जो शक्ति थी वो शक्ति किसके पास थी, नागपुर राज्य के पास। मतलब जो नागपुर का राजा होगा वो इन सभी क्षेत्र का राजा माना जाएगा। क्लियर है? भले ही वो इनके अधीन काम करेंगे। मुधो जी, साबा जी और बिंबा जी किनके अधीन थे, जानको जी के अधीन थे, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो सबका मेन टारगेट था नागपुर राज्य को प्राप्त करना। अब भाइयों के बीच की लड़ाई को मैं आगे की क्लास में और अच्छे से डिफाइन करूंगा। बस अभी ये जानिए कि यहां जो मेन राजा हैं कौन बने हैं, जानको जी। ठीक है, इसके बाद राजा बनेंगे कौन, मुधो जी। इन दोनों के बीच में संघर्ष चालू हो जाता है सत्ता को लेके, और वो कहानी हम लोग अगली क्लास में समझेंगे कि कैसे इनके बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमको क्या जानना है, जानको जी, मुधो जी, साबा जी और बिंबा जी, ये 4 रघु जी भोसला के पुत्र थे। कौन कौन से, जानको जी, मुधो जी, साबा जी और बिंबा जी। आपको याद दिला दूं, रघु जी प्रथम के जो पिता थे उनका नाम क्या था, बिंबा जी था, ये याद होगा। और पिछली क्लास में भी बताया था उनके फेवरेट जो सबसे छोटे बेटे रहते हैं उनका नाम बिंबा जी रखते हैं। तो ये जानको जी हैं, ये मुधो जी हैं, ये आपके साबा जी हैं, और ये कौन है, बिंबा जी, सबसे छोटे बेटे रहते हैं। क्लियर है? अब ये जो जगह है थोड़ा सा हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 1700 से लेकर 1792 का इंडिया का मैप है। यहाँ आप देखेंगे तो 1700 से लेकर 1792 तक के इंडिया का मैप, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे बेसिक हमारे 4 जगहों पर, नागपुर, चांदा, बरार और छत्तीसगढ़। ठीक है, थोड़ा और जूम इन करते हैं और मैं हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले देखें नागपुर, ये आप देखेंगे तो यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन में आपका कौन सा जगह है, नागपुर है। उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका चांदा। क्लियर है? और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपका बरार, और ये जो रायपुर वाला क्षेत्र है ये है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़। तो अपने 4 बेटों को 4 अलग अलग क्षेत्र बांटे थे। सबसे बड़े बेटे को अर्थात जानको जी को मिला था नागपुर राज्य, मुधो जी को मिला था चांदा राज्य, साबा जी को मिला था बरार, और बिंबा जी को मिला था रायपुर और रतनपुर का छत्तीसगढ़। क्लियर है? थोड़ा इसको और जूम इन करें तो ये नागपुर, बरार, चांदा और रायपुर। क्लियर है? चलिए इस फैमिली ट्री को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जो 4 परिवार के सदस्य थे, 4 अलग अलग भाई थे, इनका हम लोग देखें तो ये जो 4 भाई थे, इन चारों भाइयों का वंशावली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग इनके ऊपर, जो मुधो जी हैं। जानको जी की कोई संतान नहीं रहती और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं कौन, मुधो जी। तो मुधो जी के बाद में याद रखिएगा, मुधो जी की कुल 3 संतानें होती हैं, इनके 3 पुत्र होते हैं। एक है रघु जी द्वितीय, दूसरे हैं चिमड़ा जी और तीसरे हैं व्यंको जी।
जाहिर सी बात है मुधोजी का राज्य कौन सा है, नागपुर राज्य, क्योंकि ये जो खत्म हुए तो राजा यही बन गए और मुधोजी के पास चांदा भी था और नागपुर भी था, लेकिन मुधोजी कहां बैठेंगे, नागपुर में बैठेंगे। क्लियर है। अब जब मुधोजी की मृत्यु होगी तो उनके सबसे बड़े बेटे को राज्य मिलेगा, अर्थात नागपुर के राजा कौन बनेंगे, रघुजी द्वितीय। अब चिमड़ा जी और व्यंको जी का कोई रोल है क्या, तो नहीं। एक काम करते हैं, बिंबा जी का कोई संतान नहीं था, बिंबा जी की 3 पत्नियां थी, बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी, तो बिंबा जी ने क्या किया, इनकी तीनों पत्नियों से कोई संतान नहीं होने के कारण इन्होंने चिमड़ा जी को गोद ले लिया, अर्थात अपने सगे भाई। मैं आपको पहले बताया था मुधोजी के सगे भाई कौन है, बिंबा जी, तो दूसरे के बेटे को गोद नहीं लिए, अपने सगे भाई के जो मंझले बेटे हैं चिमड़ा जी, इसको गोद ले लिए। तो छत्तीसगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा बिंबा जी के बाद, चिमड़ा जी, क्योंकि बिंबा जी ने उनको गोद लिया था। ठीक है, लेकिन चिमड़ा जी की क्या हो जाती है, रहस्यमय अवस्था में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि व्यंको जी ने उनकी हत्या करवाई थी, जो भी है। ठीक है, इतिहास में बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं, बतलाई नहीं जाती, लेकिन ये याद रखिएगा बिंबा जी के बाद शासक कौन बनेंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, चिमड़ा जी। चिमड़ा जी की मृत्यु हो जाती है लगभग 6 माह 8 माह में, तो अगले शासक बनते हैं कौन, व्यंको जी। क्लियर है। ये वही व्यंको जी हैं जिन्होंने सूबा शासन का नींव रखा, सूबा शासन, सूबेदार। ठीक है, अब ये सूबा शासन क्यों चलाते हैं उसका स्टोरी भी मैं थोड़ा थोड़ा यहां बता दे रहा हूं। व्यंको जी को बनना था कहां का राजा, नागपुर का राजा। सबको चाहिए नागपुर की सत्ता, क्योंकि नागपुर का राजा ही सबसे बड़ा राजा था। ठीक, तो ये चाहते थे कि हमको क्या मिले भाई, ये वाला सीट मिले, और इसके लिए ये क्या करते थे, सूबेदार नियुक्त किए थे जो छत्तीसगढ़ से क्या लाएंगे, टैक्स वसूल के लाएंगे, ताकि यहाँ की जो मंत्री हैं उनको ये खरीद सके, कौन, व्यंको जी। खैर वो सब तो नहीं हुआ। बिंबा जी भोसले की अगर बात करें तो इनकी जो 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। इसमें से आनंदीबाई जो है ये बिंबा जी भोसले की मृत्यु के बाद ये सत्ता संभालती हैं, और जो उमाबाई रहती हैं, उमाबाई याद रखिएगा, उमा जो है माता पार्वती का, माता सती का नाम है, तो ये सती हो जाती हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। और जो रमाबाई हैं ये वन में चली गई, रमा। ठीक है, रमा को राम कर लीजिएगा, रमा या राम, और राम कहाँ जाते हैं, राम वन जाते हैं। इजिली आपको उनकी तीनों पत्नियों का सत्ता का आनंद लेंगी, कौन, आनंदीबाई। उमाबाई क्या होंगी, सती होंगी, और रमा है यानी कि राम है तो कहाँ चली जाएंगी, वन चली जाएंगी। क्लियर है। जो रघुजी द्वितीय हैं इनकी 2 संतानें होती हैं, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्री का नाम रहता है बानुबाई, जबकि पुत्र का नाम रहता है पुरसा जी, और कहीं कहीं इसको लिखा रहता है परसो जी, है वही नाम। ठीक है, अब कई बुक में इसको परसो जी के नाम से पढ़ते हैं, तो पुरसा जी या परसो जी एक ही व्यक्ति हैं जो रघुजी द्वितीय के पुत्र हैं। ठीक, इनकी पत्नी का नाम रहता है दुर्गाबाई, और पुरसा जी या परसो जी की कोई संतान नहीं रहती। ठीक है, और निसंतान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये चीज क्लियर है। व्यंको जी भोसले के पुत्र का नाम रहता है अप्पा साहब, और ये कहानी मैं आपको सबको लिंक कराऊंगा, ये सारे कैरेक्टर मैं आपको लिंक कराऊंगा, रिलैक्स रहिएगा उसके लिए। जो व्यंको जी के बाद शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे छत्तीसगढ़ में, परसो जी। और परसो जी की भी सेम वैसी ही रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, अप्पा साहब के द्वारा। उसके बाद शासक कौन बन जाएंगे, अप्पा साहब। क्लियर है। अब याद रखिएगा जो पुरसा जी हैं इनके कोई पुत्र नहीं है, अप्पा साहब का भी कोई पुत्र नहीं है, लेकिन पुरसा जी की जो पत्नी रहते हैं दुर्गाबाई, ये बानुबाई के जो पुत्र रहते हैं कौन, रघुजी तृतीय, इनको गोद ले लेते हैं। ठीक है, दुर्गाबाई किनको गोद ले लिए, रघुजी तृतीय को, तो इसलिए राजा अब कौन बनेगा, रघुजी तृतीय। याद रखिएगा अप्पा साहब सीताबर्डी का युद्ध अंग्रेजों से लड़ते हैं और ये युद्ध हार जाते हैं, और उस समय रघुजी तृतीय जो रहते हैं ये अल्पायु रहते हैं, 6 से 8 साल की आयु में रहते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं। तो अप्पा साहब से सत्ता छीन कर कौन ले जाएंगे, रेजिडेंट ले जाएंगे, ब्रिटिश ले जाएंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, अंग्रेज आ जाएंगे यहाँ पे और वो लोग संचालन करेंगे। तो यहाँ पे आता है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। अब ये ब्रिटिश जब रघुजी तृतीय क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये इनको फिर से सत्ता दे देंगे। तो रघुजी तृतीय जब फिर से सत्ता लेंगे तो उसको कहा जाता है पुनः भोसला शासन। क्लियर है। रघुजी भोसला के में आप देखेंगे, रघुजी प्रथम के में देखेंगे तो यहां आपको छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसमें हमको रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, साथ ही अमर सिंह और शिवराज सिंह देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष भोसला शासन में आपको सिर्फ और सिर्फ बिंबा जी देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। इसके बाद सूबा शासन जो रहता है उसमें चिमड़ा जी, व्यंको जी, परसो जी और अप्पा साहब देखने को मिलते हैं।
इसके बाद ब्रिटिश अधीन मराठा शासन में ब्रिटिश कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट में पुनः मराठा शासन में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जिलेदार देखने को मिलेंगे और नागपुर में देखने को मिलेंगे रघुजी तृतीय। ठीक है, तो बेसिक हमको जानना क्या है छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम। मैं आपको बता दूं, रघुजी भोसला प्रथम रहेंगे, तब रहेगा अप्रत्यक्ष मराठा काल, और उसके बाद जब बिंबाजी आ जाएंगे छत्तीसगढ़ तो प्रत्यक्ष मराठा काल। बिंबाजी के बाद चिमड़ा जी आएंगे तो सूबा शासन, जिसमें चिमड़ा जी की हत्या हो जाती है। तो उसके बाद अगले जो छत्तीसगढ़ के आप बोल सकते हैं गवर्नर बनते हैं, वो कौन बनते हैं? वेंको जी। वेंको जी के बाद अगले छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनेंगे या यहाँ के जो शासक बनेंगे आप बोल सकते हैं, वो हैं पुरसा जी या परसो जी। पुरसा जी या परसो जी की भी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? अप्पा साहेब के द्वारा। तो अगले शासक अप्पा साहेब बनेंगे। ये क्रम ऐसा ही चलेगा, याद रखिएगा। अप्पा साहब सीताबर्डी का युद्ध हार जाते हैं, तो ब्रिटिश जो अधिकारी रहते हैं रेजिडेंट, वो संभालते हैं शासन किन के नाम से? राजा के नाम से। और राजा किनको नियुक्त कर दिया जाता है? रघुजी तृतीय को। जब रघुजी तृतीय वयस्क हो जाते हैं तो उनको सत्ता सौंप दी जाती है, तब आता है पुनः मराठा शासन। ये अप्रत्यक्ष का हो गया, ये प्रत्यक्ष का हो गया। ये आपका जितना भी आप देख रहे हैं ये है आपका सूबा शासन, ये ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, और ये पुनः भोसला शासन। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 टाइप से हम लोग मराठों को अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में जाना। अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग प्रत्यक्ष मराठा काल के बारे में जानेंगे। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम लोग जाएंगे प्रत्यक्ष मराठा काल, क्योंकि यहीं से आपका मराठा काल बेसिकली चालू होता है। ठीक है, अभी तक जितना था ये उसका पृष्ठभूमि था, कैसे आए और कैसे कैसे यहाँ हुआ। लेकिन जब बिंबाजी राव भोसले आएंगे तो यहाँ से प्रत्यक्ष मराठा काल के साथ ही मराठी में सारी चीजें होनी चालू हो जाएंगी। यहाँ का प्रशासन अब बदलेगा, यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी, अलग अलग नियम बदलेंगे, कानून बदलेंगे। सारी चीजों को हम लोग अगली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।